इसके पहले भी हमने देखा है कि दलितों पे हमले हुए, महिलाओं पे हमले हुए, छात्रों पे हमले हुए, है ना, और मतलब रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे हमले हुए। आज किसान हैं, आगे आने वाले दिनों में यंग लोगों का भी नंबर आएगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी लगातार बढ़ रही है। तो इसलिए ये सबकी बारी अगर आ रही है तो इसलिए हमें समझना होगा ये किसी एक का मुद्दा नहीं है, ये हमारा सबका कलेक्टिव मुद्दा है। अगर आज हम किसानों के साथ खड़े होंगे तो कल को शायद जब अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में यूथ डंडे खा रहा होगा तो शायद कल को किसान भी आके हमारे साथ खड़ेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हाउ इंडी। आज मैं पलक अरोड़ा कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ जिनकी उम्र तो कम है लेकिन उन्हें तजुर्बा बहुत है। 29 साल की नवकिरण नथ जी से आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ जो यहाँ पर पिछले 3 महीने से, जब से ये किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है तब से टिकी हुई हैं। तो जानते हैं उनके बारे में उन्हीं के मुँह से। तो मैम, पहली चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपकी एज इतनी कम है और साथ ही साथ आपको मतलब एक जैसे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो जॉब कर रहे होते हैं इस एज में, 29 की एज में कोई अपने प्रोफेशन के ऊपर ध्यान दे रहा होता है, कोई कहीं ध्यान दे रहा होता है। तो आपने क्या सोचा कि आपने यहाँ पर प्रोटेस्ट में ज्वाइन करा? जस्ट एक फैक्चुअल बात है, मुझे लगता है मेरी उम्र इतनी भी कम नहीं है बिकॉज़ हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स जो हैं जिनको हम कह लें आइडलाइज़ करते हैं, जिनको हम लेके आज तक यहाँ तक चलते हैं। शहीद भगत सिंह, ही वाज 24 जब उनको फांसी हुआ, या करतार सिंह सराबा, ही वाज 17 जब उनको फांसी हुआ। तो उस लिहाज से तो मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। आई गेस मैं आज अगर यहाँ पे हूँ उसकी 2-3 वजहें हैं कि अगर मैं आज अपनी इंटर्नशिप छोड़ के या कह लो अपने आगे के करियर प्लान्स को होल्ड पे रख के यहाँ पे हूँ तो उसकी 2-3 वजहें जो मैं समझती हूँ उसमें एक तो ये है कि स्टूडेंट यूथ एक्टिविस्ट होने के नाते हम समझते हैं कि इस तरीके की पॉलिसीज़ जब देश में इंट्रोड्यूस की जाती हैं तो उनके किस तरीके के इम्पैक्ट होते हैं। ये जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं ये सिर्फ किसान विरोधी ना हो के बल्कि इस देश की आम जनता के विरोध में हैं। जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, अगर वो लागू हो जाता है तो आप समझें कि आपातकालीन की स्थिति में जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुएं हैं उनकी कालाबाजारी की परमिशन सरकार जो है वो कुछ लोगों को दे रही है। और हम हाल ही में मतलब एक आपातकालीन की स्थिति में से निकल के आए हैं, पूरा लॉकडाउन का टाइम, पेंडेमिक का टाइम, जहाँ तो एक तरफ हमें उससे सीख लेके फूड सिक्योरिटी है जो वो गारंटी करना, उसकी गारंटी करनी चाहिए हर एक नागरिक के लिए, वही दूसरी तरफ सरकार इस तरीके के कानून ला रही है जिसके चलते मुझे लगता है कि ये सिर्फ किसान विरोधी ना हो के पूरे देश की आम जनता के विरोध में है। उसके अलावा अगर बाकी 2 कानूनों की भी बात करें, अगर मंडियों का प्राइवेटाइजेशन होता है, हमारी जो खेती है वो कॉरपोरेट हाथों में जाती है, उसका मोनोपलाइजेशन होती है तो उसका असर सिर्फ किसानों पे पड़ेगा, उनकी आमदनी कम होगी ऐसा नहीं है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपका। और ऑलरेडी लगातार बढ़ रही महंगाई के चलते जैसे हमारे घरों में कह लें खाने की समस्या हो रही है, आमदनी उस तरीके से बढ़ नहीं रही है जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो उसके चलते वो हर घर पे असर डालेगा ये कानून। तो इसलिए मुझे लगता है कि पढ़े लिखे होने के चलते, यूनिवर्सिटियों में जाने के चलते हम क्योंकि ये सारी पॉलिसीज़ को समझने की एक बुद्धि रखते हैं, एक समझ रखते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इन कानूनों के ख़िलाफ़ खड़े हों, क्योंकि पढ़ लिख पाने की प्रिविलेज भी एक छोटे हिस्से को ही समाज में मिल रही है। अगर फैक्ट्स की बात करें तो हमारे देश में अगर 100 बच्चे किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ 2% हैं जो यूनिवर्सिटी कॉलेज तक पहुंच पाते हैं। मेरा ख्याल हम उन 2% में से हैं। तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि जो हमारे साथ के 98% लोग नहीं पहुंच पाए या बहुत सारे हज़ारों लाखों बच्चे जो कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देख पाए, उनके जो हक छीने जा रहे हैं इन सारी नीतियों के चलते, उनके लिए हम खड़े हों या आवाज़ उठाएं। तो मुझे लगता है वही एक कारण है जिस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मतलब हमने सुना तो बहुत है कि किसान जो बोलते हैं कि काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, पर अगर हम ढंग से बात करें कि क्या है ये कानून और किस बारे में बात करी जा रही है, तो ये हमारे साथ जो खड़े हुए हैं उन्होंने बिल्कुल करेक्ट वे में बताया, करेक्ट वर्ड्स में बताया कि ये प्रॉब्लम्स है और ये हम नहीं चाहते। एंड साथ ही साथ मैम मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने करियर के बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि क्या पढ़ाई करी आपने, कहाँ से हैं और यहाँ पर कैसे पहुँचे?
जी, मैंने मेरा जो ग्रेजुएशन है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से है डेंटिस्ट्री में। मैंने डॉक्टर हरवंश सिंह जज डेंटल इंस्टीट्यूट से अपनी BDS की है 2009 to 14। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में ही 3 साल जॉब की है और इन सारे सालों के दौरान मैं वहाँ पे भी एज अ स्टूडेंट यूथ एक्टिविस्ट काम कर रही थी चंडीगढ़ के अंदर भी। और 2017 में मैं दिल्ली में आई और मैंने 18 से 20 तक अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से मास्टर्स किया है फ़िल्म स्टडीज़ में। तो एक तरीके से तो देखा जाए मेरे पास 2 प्रोफेशनल एक सेमी प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं। और 2020 में पेंडेमिक के दौरान ही मैंने अपनी मास्टर्स ख़त्म किया। उसके बाद से मैं एक US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप कर रही थी। इट वाज अ पेड इंटर्नशिप, ऑनलाइन चल रही थी और साथ में मैं अपने 1-2 इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही थी जो फिल्म स्टडीज़ के साथ ही रिलेटेड थे। और जब फिर ये मूवमेंट शुरू हुआ देन आई रियलाइज्ड कि वो दोनों चीज़ों को, और अगर फुल टाइम आपको मूवमेंट में भी देना है और साथ में आप वो इंटर्नशिप रेगुलर नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम पे फिर मैंने ये डिसीज़न लिया कि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये है, क्योंकि इंटर्नशिप में मतलब बाद में भी कोई और इंटर्नशिप करके अपना CV बना सकती हूँ, वो पॉसिबिलिटीज़ हमेशा रहेंगी। लेकिन इतना बड़ा जो मास मोबिलाइजेशन इस मूवमेंट को लेके हुआ है उसके बीच में योगदान डालना मतलब मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा। इस वजह से मैंने आपको प्रोटेस्ट में लेकर कौन आया? मतलब कि क्या, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि हम फार्मर्स किसान हैं, तो फार्मर की फैमिली से बिलोंग करते हैं आप? ये बात सच है कि मैं एग्रेरियन एग्रीकल्चरल फैमिली से हूँ। मेरी दोनों साइड, नानी की साइड, दादी की साइड, दोनों साइड खेती से जुड़े हुए परिवार हैं। लेकिन मुझे इस तरीके से परिवार का कोई सदस्य नहीं लेके आया। इंटरेस्टिंगली आई एम लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम लास्ट 4 years, है ना। और मेरी फैमिली जो है वो पंजाब में रहती है, तो वो लोग, मेरी माँ, मेरे फादर, मेरे परिवार के बाकी लोग, वो पंजाब से इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। मेरी माँ इस मूवमेंट में, मेरे फादर इस मूवमेंट में तब से लगे हुए हैं जब से ये मुद्दा पंजाब में शुरू हुआ था, अगस्त सितंबर में से। लोगों को मोबिलाइज़ करना, मीटिंगें करवाना, वहाँ पे धरनों में पार्टिसिपेट करना। उस समय मेरा बहुत मन था व्हेन आई वाज इन दिल्ली कि मैं जाऊँ और इस मूवमेंट का पंजाब में हिस्सा बनूँ, क्योंकि तब दिल्ली आएगा ये आइडिया नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई मेट विद एन एक्सीडेंट, और जिसके चलते मैं 1.5 महीना बेड रेस्ट पे थी, मैं नहीं जा पाई। लेकिन जब ये आंदोलन दिल्ली पहुंचा तब मुझे लगा कि यार अब मैं इससे दूर नहीं रह पाऊँगी, इस मूवमेंट में अब मुझे उतरना ही होगा। तो तब आई स्टार्टेड कमिंग टू द प्रोटेस्ट साइट। तो मतलब मेरे लिए अच्छा ये हुआ कि मेरा परिवार भी यहाँ पे था, तो एक तरीके से हमारे तो फैमिली रीयूनियन हो गया। अदरवाइज़ कामों में सब लगे रहते हैं तो साल में कभी 1-आध बार मिलते हैं, और अब हम लगभग पिछले 3.25 महीने से सब साथ में यहीं पे हैं। चलिए, ये तो प्रोटेस्ट की बात है, पर अगर हम यहाँ पे इस टाइम टिकरी बॉर्डर की हाल की बात करें तो यहाँ पर प्रोटेस्ट तो 3 महीने से चल ही रहा है, साथ ही साथ हिंदू बॉर्डर पे भी चल रहा है, गाज़ीपुर बॉर्डर पे भी चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो लाइब्रेरी का आइडिया था, जो आपने शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी लेकर आए, ये कहाँ से आया आपको? बेसिकली देखिए, यहाँ पे जितने भी इनिशिएटिव आप देखेंगे या जितने भी इनिशिएटिव से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, वो सारे कलेक्टिव इनिशिएटिव्स हैं। मेरे अलावा और भी हमारे कई दोस्त, कई कॉमरेड्स, जो हम दिल्ली की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, हम पहले दिन से इस आंदोलन में मतलब पार्टिसिपेट कर रहे थे, इस आंदोलन का हिस्सा थे। उसमें घूमते घुमाते लोगों से मिलते एक चीज़ हम लोगों ने रियलाइज़ की कि बड़ी गिनती में यूथ इस आंदोलन में निकला है, और वो उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहले किसी भी कह लें कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े नहीं हुए या फिर कह लें किसी भी आइडियोलॉजी के साथ उस तरीके से रिलेट नहीं करते हैं। और हमें लगा कि ये अच्छा टाइम है जब नौजवानों को पॉलिटिसाइज़ किया जा सकता है, बिकॉज़ ये मुद्दा बेशक मतलब देख के बाहर से लगे कि सिर्फ किसानी का मुद्दा है, इसमें राजनीति कहाँ से आ गई, लेकिन हम समझते हैं कि देश में कुछ भी गैर राजनीतिक नहीं होता, कुछ भी ये पॉलिटिकल नहीं होता। और ख़ास करके ये मतलब ये 3 लॉज जो सरकार द्वारा लाए गए हैं, पारित किए गए हैं, ये तो एकदम हम नहीं कह सकते कि राजनीति से परे हैं। तो आप ट्रॉली टाइम्स के बारे में क्या बताना चाहते हो?
ट्रॉली टाइम्स बेसिकली एक वीकली बाइलिंगुअल न्यूज़लेटर है जो हमने मोर्चे के अंदर से ही शुरू किया। उसका बेसिकली आइडिया ये था कि जिस तरीके का नैरेटिव, फेक नैरेटिव नेशनल मीडिया कंस्ट्रक्ट करने का कोशिश कर रहा था, हम चाहते थे कि उसको काउंटर किया जाए और कैसे मोर्चे के अपने नैरेटिव के साथ जो ऑर्गेनिक हो, जो यहाँ का असली स्टोरीज़ हो उसके साथ। और हमें ये भी लग रहा था कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए भी कोई ऑर्गन चाहिए जो स्टेज की बात लोगों तक लेके जाए। तो उसके चलते हमें लगा कि न्यूज़लेटर दोनों पर्पस सॉल्व कर सकता है। तो 18 दिसंबर को हमारा फर्स्ट एडिशन आया था ट्रॉली टाइम्स का। और ट्रॉली टाइम्स को शुरू करने वाले लोग जो हैं वो सारे मतलब यंग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स जो पहले दिन से इस मोर्चे में जुड़े हुए हैं वो लोग हैं। और मतलब ये किसी एक संगठन का या किसी पार्टी का ऑर्गन नहीं है, ये बेसिकली कुछ यंग लोगों का इनिशिएटिव है जो मोर्चे में अपनी जगह तलाश रहे थे, जो इस आंदोलन की सॉलिडेरिटी में कुछ करना चाहते थे। तो ये तो जो हमने सुना, ये हमारे जो नवकिरण नथ जी हैं उनके द्वारा बोला जा रहा है, जो एक बहुत ही युवा नेता हैं एंड आंदोलन जीवी बताती हैं वो खुद को। जब से यहाँ पर आंदोलन स्टार्ट हुआ है तब से वो यहाँ पर जुटी हुई हैं एंड ऐसे ही वो और लोगों को भी प्रेरणा दे रही हैं कि जो और युवा है जो घर बैठे हैं, जो इस आंदोलन को गलत बोल रहे हैं या फिर बोल रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं किसान गलत कर रहे हैं, तो उनकी आंखें भी खोलने के लिए इन्होंने सही बात बोली है। तो आज मैं पलक अरोड़ा, कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ हाउ इंडी।